हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी फाउंडेशन आपके लिए लेआउट करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्लास 11 में दो चैप्टर हैं, एक तो ये और एक हाइड्रोकार्बन। पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, क्लास 12 की एनसीईआरटी की जो पूरी सेकंड बुक है केमिस्ट्री की, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। ऑलमोस्ट 7 से 8 चैप्टर आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो आप इस बात की अहमियत को समझ सकते हो कि क्लास 12 जो कि हमारा बोर्ड्स है, साथ ही साथ हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उस टाइम पर हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और उसकी फाउंडेशन यहां से स्टार्ट होती है। तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग करियर में अक्सर बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधे रिएक्शन मैकेनिज्म्स, रिएक्शंस ऐसे पार्ट्स में जंप कर जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूल्स में टीचर क्या करते हैं, वो सीधे हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और उससे काम चल भी सकता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स को बहुत कोर डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है हमें इस फाउंडेशन को डेवलप करने की। तो हम लोग वही सारी बातें करना आज से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर वैसे तो मैं बता दूं, ये पूरी तरह से एकदम नए फ्रेश बच्चों के लिए है जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे से पता नहीं है। पर अगर आपको पता है, आपको यह पता है कि किस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, किस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस तरह से कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्या होता है वेज डैश डायग्राम, अगर ये सब चीजें आपको पता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, आप सेकंड वीडियो में जा सकते हैं जहां पर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बट हाँ, इन सब चीजों पर अगर आपका कमांड नहीं है तो डेफिनेटली ये वीडियो जरूर देखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। अब देखो, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्डिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है हमारे लिए कि कहां से आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खास तौर पे मेरे उन बच्चों के लिए जो स्कूल एग्जाम आप लिखोगे अभी क्लास 11 के, और साथ ही साथ नीट वगैरह में कभी कभी इस तरह के बस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें अपने आसपास बहुत सारे देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होती हैं, और उसके अलावा भी जो हमारे आसपास डेली यूजेस की चीजें हैं, जैसे पेपर हो गया, सेलुलोज का बना है, ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है। नेल पॉलिशेस वगैरह हो गई, इसमें ब्यूटाइल एसीटेट होता है, तो ये भी अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कैंडल में वैक्स होता है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे व्हीकल्स पेट्रोल डीजल पे रन करते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सीएनजी पे रन करते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमारे घर में जो हम खाना कुक करते हैं रसोई गैस के ऊपर, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। सोप, फैब्रिक्स, बहुत सारी ऐसी हमारे आसपास की चीजें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है। अरे इवन ये समझो, आप और मैं खुद, हम लोग भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बने हैं। हमारे अंदर जो डीएनए है, आरएनए है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ये सब कार्बन के ही बने हुए हैं। कार्बन ही इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एक। तो हम सब खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, हम खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए कहां से, मतलब आए कहां से, मतलब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत पुराने जमानों में, मतलब आज से लगभग 200, 250, 300 साल पहले हमें ऑर्गेनिक या लिविंग मैटर से मिलता था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें यूरिया की रिक्वायरमेंट है तो यूरिया एक्चुअल में यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, यूरिन से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, फॉर्मिक एसिड रेड आंट्स में मिलता है। तो फॉर्मिक एसिड अगर हमें कभी भी चाहिए होता था तो हम उसे लैब भी नहीं बनाते थे, हम क्या करते थे, बहुत सारी रेड आंट्स को पकड़ के क्रश कर देते थे और उनके स्टिंग में एक्चुअल में होता है फॉर्मिक एसिड, तो वहां से फॉर्मिक एसिड हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे। तो बहुत टाइम तक हमारे साइंटिस्टों का ऐसा ही मानना था कि जो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और यहीं से वर्ड भी आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री में जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बर्जीलियस। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी प्रपोज करी
जो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लैब में चाहते हुए बना क्यों नहीं पा रहे। मतलब उस टाइम पे लैब में बहुत सारे साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा टेक्निक, कोई ऐसा रेसिपी नहीं मिल पा रही थी जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पाए। तो उन्हें बर्जीलियस को ऐसा लगा कि शायद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए किसी वाइटल फोर्स की जरूरत होती है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, एक सुपर नेचुरल फोर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। और यही वो फोर्स है जो हमारे अंदर अलग अलग टाइप के दरअसल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। रेडांस के अंदर वो फॉर्मिक एसिड बनाता है, हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बन सकता है, और ऐसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी प्रपोज करी और उन्होंने ये बताया कि इस थ्योरी को पहली बात तो नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये थ्योरी ये बोलती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने के लिए एक वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाइटल फोर्स क्योंकि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ठीक है, तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। पर इसके पीछे कोई एकदम साइंटिफिक फैक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, साइंटिफिक प्रूविंग्स अवेलेबल नहीं थी, और इसी वजह से ये थ्योरी बहुत ही जल्दी रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि एक बहुत ही गजब के साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिच ह्यूलर, जिन्होंने लैब में अमोनियम साइनेट की हेल्प से यूरिया प्रोड्यूस करा। और हमें पता है पहले से ही कि यूरिया एक्चुअल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो जैसे ही उन्होंने लैब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया, तो अब भाई ये बात क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया जा सकता है। और उसके बाद तो भाई झड़ी लग गई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने की लैब में। हम बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लैब में अलग अलग तरीकों से बनाने लगे, इतने सारे सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, इतने सारे रूटीन हम लोगों ने क्रिएट कर लिए कि आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में डेली के डेली मतलब हंड्रेड्स हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नए नए डेवलप हो रहे हो, नए नए बन रहे हो, उनके मेथड्स नए नए बनना स्टार्ट हो गए हो। तो हमें इतनी ज्यादा टेक्निक्स पता चल चुकी हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अब बनाने की। अब यहां पर छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली जो ये है कि लैब में सिंथेसाइज्ड पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रहेगा यूरिया, इसका फॉर्मूला याद रख लो NH2CO ये कंपाउंड किस कंपाउंड से सिंथेसाइज हुआ था, किस कंपाउंड से बनाया था? हमने बनाया था इसको अमोनियम साइनेट की हेल्प से। इसका फॉर्मूला है NH4CNO। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ये एक टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। नोटिस करो अमोनियम साइनेट की रिएक्शन किसी और चीज से कराने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमने कोई और चीज इसके साथ नहीं डाली है, सिर्फ इसको हीट करने पर, एक प्रॉपर कंडीशन देने पे हीट और प्रेशर की, ये खुद अपने आप रीअरेंज हो जाता है और बन जाता है NH2CO। और एक और बात नोटिस करो, यहां पर जरा सा बस बॉन्ड का नेचर चेंज हुआ, उससे पूरा का पूरा कंपाउंड चेंज हो गया। तो कंपाउंड की जो दरअसल में प्रॉपर्टीज है वो कहां पर कौन सा एटम किस तरह से जुड़ा है इसी बात से गवर्न होती है। देखो सारे एटम जो यहां पर अमोनियम साइनेट में है वही सब यूरिया में है, बस वो अलग अलग जगह पर बॉन्ड हो गए और कंपाउंड पूरा का पूरा चेंज हो गया है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। फिर इसके बाद और साइंटिस्ट आए, कोल्बे ने एसिटिक एसिड और ब्रिथॉल ने जो हमारी मीथेन गैस है इसे लैब में सिंथेसाइज करा। तो ये वो हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं। बर्जीलियस जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, ये फ्रेडरिच होलर हैं, कोल्बे हैं, बर्टलोड है, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब डेवलप करना स्टार्ट करा और इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट करा। फिर नए नए साइंटिस्ट और आते गए और अपना कंट्रीब्यूशन करते गए, और आज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पता हैं, इतनी सारी बातें हमें पता चल चुकी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि इसे स्टडी करने के लिए हमने केमिस्ट्री के एक अलग ब्रांच बना दी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो आपको पता है क्लास 11 में, यानी मतलब अब से हम लोग केमिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ते हैं मेजरली। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें सारे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स वगैरह वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है, कि कैसे फिजिकल बिहेवियर होता है हमारी केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग चीजों का, उसके बारे में बात करते हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि इसके अलावा भी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इस तरह की चीजें भी हैं, लेकिन मेजरली हम ये 3 चीजें ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इन सबको स्टार्ट करने वाले यही वो साइंटिस्ट की पीढ़ी है जिन्होंने धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारे लिए और ज्यादा सिस्टमैटिक और ज्यादा वंडरफुल बनाया। पर यहीं पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी मेरी जनता ऐसी होगी जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। अगर आपने स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है या अपनी कोचिंग में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो, और आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए खुद आगे चलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ जगह पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूं कि मैं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बुरा था, और मैं हमेशा ये थॉट डालने की कोशिश करता था
कि यार मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से बन क्यों नहीं रही है। तो मैंने खुद तो रियलाइज करा ही करा कि मैं क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा पुअर था। इसके साथ ही जब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा, इतने सालों से जब मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहा हूं, तो मुझे वही एक कॉमन फ्लॉ ऑलमोस्ट हर उस बच्चे पे देखने को मिला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल करता है। मतलब मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मेरे टीचर क्लासरूम में बताते थे, जो केमिकल रिएक्शंस बता रहे हैं, जो पॉइंट्स बता रहे हैं, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, वो मैं क्लासरूम में कर लेता था। लेकिन वही चीज अगर मेरे से कोई 10 दिन बाद पूछे, ठीक है, या खुद अपने आप करने का मौका मेरे को उठाना पड़े जब प्रैक्टिस करने में बैठता था, तो मैं कर ही नहीं पाता था, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता था ऐसा क्या हो रहा है कि क्लासरूम में जब सर बता रहे हैं चीजें तो मेरे से हो जा रहा है, बट जब मैं खुद करने बैठ रहा हूं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो जब मैंने शुरुआत में थोड़ा सा इस पे मतलब ध्यान दिया कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो जैसे वो मेरे को गलती आइडेंटिफाई हुई, मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगा। मतलब उस गलती पे जैसे मैंने काम करना स्टार्ट करा, एंड मेरे जेई में सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे फिर, और उसके पीछे भी हेल्प मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करी थी सबसे ज्यादा मार्क्स लाने में। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे अपनी गलती जो रियलाइज हुई थी वो क्या होता क्या था। जैसे मेरे टीचर क्लासरूम में जब वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, या जब उन्होंने सारे फॉर्मूले बताए, जब सारे क्वेश्चंस बताए, तो वो क्वेश्चंस बताते टाइम, एग्जांपल बताते टाइम हमेशा कंपाउंड के नाम के साथ उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते थे। फॉर एग्जांपल वो, जैसे मैं अभी कुछ नाम लूंगा आपके सामने, ये आपके लिए हो सकता है नए हो, पर वो उन नाम को बताते टाइम साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते थे। जैसे उन्होंने बोला आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो वो लगे हाथ यहां पर आइसोप्रोपिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी बना देते थे। फिर उन्होंने इसकी अगर मान लो NaOH से रिएक्शन करानी है तो NaOH से रिएक्शन करा दी, QH से रिएक्शन करा दी, और उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। तो मेरे को समझ में आता था अच्छा भाई ऐसे ऐसे करना है, ये होना है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। पर जब यही रिएक्शंस मैं घर में करने बैठता था प्रैक्टिस के लिए, तो होता क्या था, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन के नहीं आता था, वहां उसका नाम लिख कर आता था। और मुझे कई बार ये ध्यान ही नहीं होता था कि मुझे नाम से स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है। मुझे रिएक्शंस कहां पर एग्जैक्टली किस जगह पर हो रही हैं, मेरे सर ने कहां पर बताई है, वो मेरे को याद ही नहीं है। और इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता था। जब मैंने इन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई। मतलब बहुत ज्यादा आसान तो नहीं, लेकिन ये हो गया कि हाँ भाई डेफिनेटली मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगी है, मेरे से उससे क्वेश्चन बनने लगे। तो अगर मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट बताऊं जो आपको अभी से फोकस करना स्टार्ट कर देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, अगर आप कमांड करना चाहते हो और बिल्कुल आने वाले टाइम में फंबल नहीं करना चाहते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहला, आप सबसे ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग पर काम करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नाम से उनका स्ट्रक्चर बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, स्ट्रक्चर से उनके नाम अंडरस्टैंड करना आपको अच्छे से आना चाहिए, चाहे ये कॉमन नेम ही क्यों ना हो, चाहे ये IUPAC नेम ही क्यों ना हो। अगर आप इन चीजों पे काम कर ले गए अच्छे से, ट्रस्ट मी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। फिर बस इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, अगर हेयर एंड देयर आप सारी चीजें आराम आराम से दिमाग में डालकर ले गए अपने, तो आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। क्योंकि जस्ट लाइक मैथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर इंटरलिंक का मतलब क्या है कि अगर आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर बनानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की, तो आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर बीच में कोई लिंक मिस है तो आपकी जो चेन है वो खराब हो जाएगी, और जो आपको वेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से आप न्यूमेरिकल्स आराम से बना पाओगे, क्वेश्चंस आराम से बना पाओगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, वो मिस हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आराम से सारी चीजें एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा, सारी बातें आपको आराम से बताते हुए चलूंगा, लेकिन आपको भाई अपने बैक ऑफ माइंड में ये बात अच्छे से बैठा लेनी है कि मुझे 2-3 पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से काम करना है। अगर आप इन पे काम करते हुए चलोगे, ट्रस्ट मी, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने बाकी कंपटीशन से बेटर परफॉर्म करते हुए अपने आप को पाओगे। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। मुझ तक रीच आउट करना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक दे रखे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स आप बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ आराम से शेयर कर सकते हैं। उस पर काम करना हम कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी हो सके काम करें। तो भाई अच्छा, एक और बात यहीं पर अभी लगे हाथ में बोलता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि मेरे भाई आप तक ये सारी काम की चीजें लगातार पहुंचती रहें। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इन सारी चीजों के, और इन जो छोटे पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, इन पे आप काम करते हुए अगर चलेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसा पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आराम से समझ में आ रही है मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें यह समझना है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्या है।
तो एक सबसे प्राइमरी रीजन है कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना बहुत सारे हमारे पास, मतलब अभी तक की डेट में अगर हम लोग बात करें तो अराउंड हम लोग 30 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। तो सवाल यह आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने सारे क्यों हैं, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, किसी और सब्सटेंस के क्यों नहीं है, किसी और एलिमेंट के क्यों नहीं है? तो उसके पीछे एक बड़ी कार्बन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसे इतना यूनिक बनाती है जिसकी वजह से हमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं और इसी वजह से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, हर कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे अगर मान लो हमारे कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब दरअसल में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे मेरे बच्चे। इनमें कार्बन तो है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक हो, पर हाँ एक बात जरूर है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर होगा, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर होगा, पर हर कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसके लिए कोई क्लियर डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने ध्यान में रख सकते हो, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड्स अगर आपको मिल रहे हैं तो बेसिकली में ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन मीथेन, इथेन, एल्केन मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है, एल्काइन मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है, ईथर, एस्टर, ये सब मिल रहे हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर डिस्टिंक्शन ऐसे फाइंड आउट करना कि कौन से कार्बन वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन से वाले नहीं है, ये हमारे लिए इतना क्लियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग से धीरे धीरे आता है प्रैक्टिस करते हुए। तो अब बात करते हैं कैटेनेशन की। कैटेनेशन हमें यह समझाने में हेल्प करेगा कि दरअसल में कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं क्यों भाई, क्यों इतने सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी दरअसल में क्या बोलती है, कैटेनेशन दरअसल में केमिस्ट्री में एलिमेंट्स एक ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स के एटम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद आपस में लिंक हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर O2 बना लेता है, Cl के साथ कंबाइन होकर Cl2 बना लेता है। तो एटम्स की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग, आपस में ही जुड़ना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लोरीन को किसी और एटम के साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, या ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, या फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, या सल्फर के साथ जोड़ दो। नहीं, अगर एटम्स की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, एटम्स की, किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। तो कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ atoms is called catenation। अब कैटेनेशन बहुत सारे एटम्स में देखने को मिलता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स में देखने को मिलता है। जैसे O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स आर सेल्फ लिंक्ड। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें Cl2, तो इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स आर सेल्फ लिंक्ड। ऐसे फास्फोरस के बारे में अगर बात करें तो उसमें 4 एटम आपस में सेल्फ लिंक हो सकते हैं, तो 4 फास्फोरस एटम्स आर सेल्फ लिंक। सल्फर में 8 हो सकते हैं। पर यहां पे प्रॉब्लम ये आती है मेरे प्यारे बच्चों कि कार्बन को छोड़कर जो बाकी एटम्स है ना, उनकी सेल्फ लिंक करने की एक लिमिट है। जैसे सल्फर 8 एटम तक ही आपस में जोड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं जोड़ पाता। पर कार्बन के पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। कार्बन 2 कार्बन भी आपस में जोड़ सकते हैं, 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, और 40-400 भी जोड़ सकते हैं। मतलब कार्बन कार्बन एटम से सेल्फ लिंक होकर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। और जरा खुद सोचो, जितनी ज्यादा लंबी लंबी चेन्स बनेंगी, इनमें हर बार हमें नए नए तरह के कंपाउंड्स बनने लगेंगे। तो क्योंकि कार्बन का कैटेनेशन जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमें एलिमेंट्स पता है उनमें सबसे ज्यादा है, मतलब कार्बन उस स्वीट स्पॉट पर है जहां पर ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता भी है बट फिर भी अपने आप बॉन्ड नहीं तोड़ पाता। सल्फर ज्यादा 8 बॉन्ड बनाकर बॉन्ड तोड़ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन क्योंकि बहुत सारे एटम्स को लिंक करके लंबी लंबी चेन्स बना सकता है और छोटी भी चेन्स बना सकता है, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स अपने आप ही उसके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कार्बन की टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो वहां पर कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी
काफी ज्यादा रोल प्ले करती है नए नए और एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में। कैसे रोल प्ले करती है उसके बारे में अगर बात करें 2 मिनट के अंदर, तो जरा देखो, अगर मान लो मैं एक कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन लूं और इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करूं, तो मैं काम कर सकता हूं इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी की वजह से ये 4 एटम्स के साथ जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ बॉन्ड करेगा। तो हमने हाइड्रोजन के साथ कार्बन को जोड़ दिया, मीथेन बन गया। पर अब नोटिस करो, मैं कार्बन एक ही लूंगा अपने मॉलिक्यूल में, बट हाइड्रोजन को अगर मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं तो ये एक नया कंपाउंड बन गया, मेथिल क्लोराइड। अब अगर मैं 2 हाइड्रोजन को 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं तो ये एक नया कंपाउंड बन गया, डाइक्लोरोमीथेन। अगर मैं 3 क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि टेट्रावैलेंसी के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ही हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये हमारा हो गया क्लोरोमीथेन, सॉरी ट्राइक्लोरोमीथेन, या एक और बड़ा फेमस नाम है इसका, मतलब फेमस नहीं, इनफेमस नाम है, ये है क्लोरोफॉर्म भाई, जो पुरानी मूवीज में नहीं, मतलब क्या नाम है, यूज करा जाता था कई बार गलत कामों के लिए। तो ये हो गया आपका ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर आपका क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही अगर मैं चारों हाइड्रोजन्स को हटा दूं तो ये आ जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहां पर नोटिस करो, अभी तो मैंने सिर्फ क्लोरीन लगाए हैं, मैं क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन लगा सकता हूं, तो ऐसे 4 मॉलिक्यूल और मिलेंगे। ब्रोमीन लगा सकता हूं, 4 मॉलिक्यूल और मिलेंगे। आयोडीन लगा सकता हूं, 4 मॉलिक्यूल और मिलेंगे। तो आप नोटिस करो, कार्बन एक ही है, लेकिन टेट्रावैलेंसी की वजह से ये कई सारे अलग अलग एटम से कंबाइन होकर नए नए कंपाउंड्स बना सकता है। तो यहां पर नंबर ऑफ कंपाउंड्स इसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से बढ़ने लगेंगे। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें बहुत सारा नंबर देखने को मिलता है। तो 2 प्राइमरी रीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे ज्यादा होने के लिए है, कार्बन की कैटेनेशन बहुत लंबी है एज कंपेयर टू अदर एटम्स, और दूसरा दरअसल में कार्बन की टेट्रावैलेंसी की वजह से भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन जो बनाता है ये बहुत ज्यादा बनाता है अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड होकर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों इतने सारे हैं ये भी जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और ऐसी छोटी मोटी चीजें दरअसल में नीट में, हमारे स्कूल एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। जेई में जितना पूछा जाना था वो बहुत पहले पूछा जा चुका है। अब भाई एक्चुअल में जेई में इतनी सारी चीजें पहले से अच्छी अच्छी पूछी जा चुकी हैं, ऐसी कॉमन बातें भी, क्या वो रिपीट नहीं करते। आप सबको ये पता है कि जेई में एक खास बात ये होती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं दरअसल में किसी क्वेश्चन के रिपीट होने के, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होते हैं चांसेस। तो इसीलिए मेरे बच्चे, अब ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कई बार जेई में पुराने पूछी भी जा चुकी है, बट हाँ नीट में, आपके स्कूल एग्जाम में लगातार रिपीट होती रहती है। क्योंकि स्कूल एग्जाम का मेन पर्पस ये होता है कि आपने कितना अंडरस्टैंड करा है, कितनी चीजें आपको पता है, वो आपको अच्छे से निकल कर आए आपके अंदर से। तो भाई इसीलिए वो आपके एग्जाम में इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो इसे जरूर प्रिपेयर करिएगा, 1-2 मार्क्स में आपके लिए आ जाएगा। बाकी अपने मेन मुद्दे पर आते हैं मेरे भाई। ठीक है, हमें दरअसल में अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अगर कमांड करना, जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा कमांड हमारा होना चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले से उनका स्ट्रक्चर बनाने में और स्ट्रक्चर से उनका नाम लिखने में। तो इस थ्योरी को बोलते हैं स्ट्रक्चर थ्योरी। स्ट्रक्चर थ्योरी हमें यह बताएगी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर, कि उस कंपाउंड में कौन से एटम कहां पर बॉन्डेड होंगे और वो कितने बॉन्ड बनाएंगे। इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर थ्योरी। यानी स्ट्रक्चर थ्योरी हमें वेगली ये इंफॉर्म कर देगी कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता है तो उस मॉलिक्यूल में कौन से एटम किस एटम से जुड़े होंगे। ठीक है, अब ये कैसे बताता है, तो इसके लिए दरअसल में कुछ हमें अजम्पशंस फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और ये अजम्पशंस केमिकल बॉन्डिंग से ही आए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने आउट ऑफ द ब्लू लिए इनको, नहीं नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग के फंडामेंटल से ही आए हैं। तो कहानी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब भी 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, और ये फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड अपने आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनको शेयर करके बनाते हैं। अब इन एटम में अगर कार्बन हमारे पास अवेलेबल है तो कार्बन अपने अगल बगल एटम से जब बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो खुद कार्बन ही क्यों ना हो या कोई और एटम क्यों ना हो, मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड बना सकता है। यानी कार्बन के हम जब भी बॉन्ड बनाएंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 4 बॉन्ड बनाएंगे मेरे बच्चे। अब ये चारों सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होकर इन कार्बन के 2 आप सिंगल बॉन्ड कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हो। पर कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमेशा अपने अगल बगल 4 बॉन्ड बनाएगा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, बशर्ते वो न्यूट्रल हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ही ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाएगा वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा। अब ये अपने सिंगल बॉन्ड से भी 2 बॉन्ड पूरे कर सकता है और एक ही साथ डबल बॉन्ड से भी कर सकता है। दिस इज अनदर चांस।
हाइड्रोजन और जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स में हमारे पास फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ये सब मोस्टली सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे। तो आप याद रखो, कार्बन के जब भी आपको बॉन्ड बनाने होंगे तो आप 4 बनाओगे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जब भी आप ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाओगे तो आप डबल बना सकते हो, 2। अब 2 बॉन्ड बनाने के लिए आप 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हो अगल बगल, और एक ही डबल बॉन्ड बना सकते हो। अब देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में फर्क क्या है, डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन एक ही एटम के साथ बना सकता है, पर सिंगल बॉन्ड 2 अलग अलग एटम के साथ बना सकता है। पर हाइड्रोजन हेलोजन के बारे में अगर बात करें तो ये भाई साहब सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे मोस्टली, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये वाला आइडिया आपको पकड़ में आ रहा है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। और कार्बन को जब 4 बॉन्ड बनाने हैं तो अगर वो कार्बन कार्बन के साथ ही लिंक हो रहा है तो ऐसा भी चांस हो सकता है कि वो सिंगल बॉन्ड से लिंक हो, डबल बॉन्ड से लिंक हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हो मेरे बच्चे। तो अब देखो यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया, जैसे C2H6 हमें फॉर्मूला दिया है, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमें देखो क्या क्या बातें याद रखनी है। इस कंपाउंड के फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। ये आपको बैक ऑफ माइंड हमेशा चलाते हुए चलना है। मैंने अक्सर कई बार देखा है बच्चे बस सुनते हैं, अपने दिमाग में कुछ चला नहीं रहे होते। आपके दिमाग में एकदम कुछ अजीबी चीजें चल रही होती हैं, किसी और दुनिया में आप खोए होते हो। तो अगर आप बहुत कम फोकस्ड हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आपसे गलत बनेंगे, केमिकल रिएक्शन आपसे गलत आएंगी। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस रखकर सारी चीजें करना जरूरी है, और जितना ज्यादा फोकस रखकर आप करोगे आप अपने अंदर उतना ही इंप्रूवमेंट होता हुआ पाओगे। तो अब देखो कार्बन के हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ये बात हमने पढ़ा है। तो उसके लिए हमने ऐसा करना है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, तो एक काम करा हमने, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब अगर हमने इन दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। बचे कितने बॉन्ड? 3, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब 3 बॉन्ड अगर बचे तो इन 3 बॉन्ड को सिंगल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से जोड़ दिया, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा ना, उसके पास डबल बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो 6 में से 3 हाइड्रोजन हमने इधर इस्तेमाल कर लिए, सिमिलरली 6 में से 3 हाइड्रोजन इधर इस्तेमाल कर लिए, तो पूरे के पूरे 6 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गए। तो ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर आ गया। देखो इसमें कार्बन के अगल बगल टोटल 4 बॉन्ड है, चाहे आप लेफ्ट वाले कार्बन को पकड़ो चाहे आप राइट वाले कार्बन को पकड़ो, कार्बन के अगल बगल टोटल 4 बॉन्ड है। एथीन का स्ट्रक्चर अगर बनाना है, अब यहां पर हाइड्रोजन जरूरत से कम है हमारे पास जितने कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। तो हमें एक बात समझ में आई कि यार डबल बॉन्ड बना के देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन के बीच में जैसे हमने डबल बॉन्ड बनाया मेरे बच्चे, ठीक है, तो इन कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो लेफ्ट वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बचे? 2 बॉन्ड बचे। 2 बॉन्ड अगर बचे तो यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन का राउंड देखो 4 बॉन्ड हो गए टोटल, और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो इस कार्बन का और हाइड्रोजन का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऐसे इस कार्बन के अगल बगल देखो टोटल 4 बॉन्ड हो चुके हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो हाइड्रोजन के भी जो डुप्लेट कंप्लीट होने हैं वो हो गए। तो आपको ये फॉर्मूले ऐसे दिए जाएंगे और आपको इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर थ्योरी का इन फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाना है। एक बार ये आपको आ गया, आपने इन पे बहुत अच्छे से कमांड कर लिया कि आप स्ट्रक्चर्स अच्छे से बना लेते हो, ट्रस्ट मी, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। पर मैं फिर से बता दूं मेरे बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी दरअसल में एक चेन लिंक की तरह होती है। अगर आपने कुछ लिंक्स छोड़ दिए, ठीक है, तो चीजें मिस होने लगेंगी आपसे, आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगोगे, फंबल करने लगोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इसे अवॉइड करने के लिए भाई मैं आपको बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ये लगातार चीजें आपको इंटरकनेक्ट करते हुए सब बताता चलूंगा। अगर आप लगातार ये वीडियोस देखते हुए चलोगे, आप सारी चीजें आराम से इंटरकनेक्ट करके सारे कॉन्सेप्ट्स को आराम से अंडरस्टैंड कर ले जाओगे। शायद ही कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया इथाइन। इथाइन में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर मैं सिर्फ कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाता, अगर मेरे बच्चे कार्बन कार्बन के अगर मान लो मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता, तो मेरे पास अब 2 ही हाइड्रोजन बचे हैं, तो मैं एक हाइड्रोजन इसे देता, एक हाइड्रोजन इसे, बट फिर भी इससे इन दोनों कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बचे हैं, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बचे हैं टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। आप चाहे ये बात बोलो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बचे हैं, आप चाहे ये बात बोलो टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बचे हैं, दोनों का मतलब सेम है मेरे बच्चे। तो यहां पर इसे लगाने पड़ेंगे, मतलब तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना देंगे, तो अपने आप ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया इन दोनों कार्बन के बीच में। तो आप शुरुआत कैसे भी कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर थ्योरी को अपने दिमाग में ही रखना। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने होंगे, और अगर 4 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, ठीक है, अगर हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं तो आप हाइड्रोजन लगा देना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हाइड्रोजन लगा चुके हो पर फिर भी बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, तो आप कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो। ये करना आपको बिल्कुल अलग है।
अब मेरी बात अगर आपको समझ में आई है तो मैं चेक करना चाहूंगा कि क्या आप इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, अपने दिमाग से बनाना, क्योंकि एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर सही बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला गया आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको एक बात बोली गई, इन सारे कंपाउंड्स में रिंग कहीं पर भी नहीं है मेरे भाई, तो रिंग के बारे में नहीं सोचना, यानी जितने भी कार्बन जोड़ने सब स्ट्रेट चेन में ही जोड़ना। ठीक है, अब 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, ये तो अभी हमने बनाया था, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इन कार्बन का एक बॉन्ड बना है। हर कार्बन को अभी 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 बॉन्ड और बनाने हैं, और हाइड्रोजन एक ही एक बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, लेफ्ट वाले कार्बन में भी राइट वाले कार्बन भी। अब हमें C3H8 बनाना है, हमारे पास 3 कार्बन है, तो सबसे पहले हमने यही थॉट डाला कि तीनों कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दें। अब तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन बचे, तो लेफ्ट वाले कार्बन से अगर हम पूछे कितने बॉन्ड बने भैया तुम्हारे, तो कहेगा एक ही बॉन्ड बने, और हम पूछे तुम्हें कितने बॉन्ड बनाने थे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो बोलेगा 4, तो अभी बचे कितने 3। पर इन 3 बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम हाइड्रोजन जब भी जोड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ सकते हैं। तो हमने लेफ्ट वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे दिए ताकि इसके टोटल 4 बॉन्ड बन जाए, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। ऐसे ही राइट मोस्ट वाले कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन दे देंगे, और मिडिल वाले कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास 2 ही बॉन्ड बने, लेफ्ट में 1 और राइट में 1। अच्छा, आपको यहां पर एक प्रिकॉशन बताता हूं जो मैंने अक्सर बच्चों को गलती करते हुए देखा, इतना बताने के बाद भी। जब आप इस कार्बन का बॉन्ड काउंट करते हो तो आप ये वाला काउंट करोगे 1 2 3 4, पर अगर मैं आपको कहूं कि इस कार्बन का बॉन्ड काउंट करो, तो कई बार आपका दिमाग बोलता है अरे बगल वाला बॉन्ड तुमने काउंट तो कर लिया इस कार्बन के साथ, तो यहां क्यों काउंट कर रहे हो, और आप मिस कर देते हो उसको। नहीं भाई, अरे ये बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बना है ना, तो ये वाला बॉन्ड भी काउंट करना है। ये भी बात याद रखो, ये मिस मत कर जाना कि ये बॉन्ड आप काउंट करना भूल जाओ, ये याद रखना मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब मेरी जो स्मार्ट जनता है वो सोच रही है कि इतनी छोटी सी बात बताने की क्या जरूरत है, तो मैं यार आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये बात ना महेंद्र सिंह धोनी से सीखी है, कि उन्होंने उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात बताई थी कि कई बार जब वो ड्रेसिंग रूम में होते हैं, जब वो मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी वो छोटी छोटी बातें अपने प्लेयर्स को बताते हैं। तो जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं कई बार वो उनसे सवाल पूछते हैं कि ये बात बताने की क्या जरूरत थी, या उनके फेस पे वो रीड कर लेते हैं कि ये बात आपको बताने की क्या जरूरत है, ये तो सबको पता है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि नहीं, सबको नहीं पता है, ये बात जिनको पहले से ही पता है उनको बताने के लिए बात बोली नहीं गई है, ये बात बोली गई है सिर्फ उनको बताने के लिए जिन्हें अभी इस चीज की अच्छे से नॉलेज नहीं है। क्योंकि भाई तभी तो टीम वर्क अच्छे से हो पाएगा जब सबको सारी चीजें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो। तो कई बार क्या होता है कि हमने चीज को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, लेकिन कई बार हो सकता है कि हमारे साथ जो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने वो चीज अभी नहीं पकड़ी है। तो इसीलिए आप जितनी भी छोटी बात हो उसे जरूर सुनते रहिए, कई बार हो सकता है वो आपको भी बेनिफिट दे दे। ठीक है, और ये बात स्पेशली बोली उन्हीं के लिए जाती है अगर आप खुद से अभी अंडरस्टैंड वो चीज नहीं कर पाए, ताकि सबका लेवल बराबर हो सके। तभी तो असली कॉम्पिटिशन में मजा आएगा, जब सबका लेवल बराबर होगा। जब लेवल बराबर होगा तब जो ज्यादा फाइट मारेगा वो ज्यादा ऊपर निकलेगा। ठीक है, चलो, तो ये बात याद रखना। अब C4H10 के बारे में बात करें तो C4H10 में क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। हमारे पास अब 10 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट वाले कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। सिंगल बॉन्ड अगर बना है तो लेफ्ट वाले कार्बन को दरअसल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए। मिडिल वाले कार्बन के अगल और बगल में 2 कार्बन के साथ ये एक सिंगल बॉन्ड बना चुका है, यानी टोटल 2 बॉन्ड बना चुका है। तो अभी 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो 2 हाइड्रोजन आपने इसके ऊपर लगा दिए। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन की ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फॉर्मूले में हाइड्रोजन ही अवेलेबल है, कार्बन के अलावा और कुछ अवेलेबल ही नहीं है। हम कंपाउंड के फॉर्मूले से जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते, वहां पर जो फॉर्मूले में हमें एटम्स दिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे अगले कार्बन के बारे में बात करें तो यहां पर आप 2 हाइड्रोजन लगा सकते हो, और यहां पर आप 3 हाइड्रोजन लगा सकते हो, क्योंकि इस कार्बन का एक ही बॉन्ड कंप्लीट था। 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको 3 बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, अब ये है बड़ी ट्रिवियल चीज, बट सबसे ज्यादा बच्चे यही पर स्ट्रगल करते हैं। एक बार ये आपको अच्छे से आने लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आ जाएगा, नहीं नहीं, क्योंकि ना हमने अभी तक अपने दिमाग में बहुत सारा गंद भर मतलब वो चीजें भर रखी होती है जो हमारे दिमाग को पूरा चलाने से रोकती है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको उनको निकालना पड़ेगा और ये नई इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, तब जाकर आप चीजों को आराम से इंटरकनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब हमें देखो यहां पर हाइड्रोजन के अलावा भी एक नया एटम दे दिया, क्लोरीन।
याद रखना क्लोरीन मेरे बच्चे हेलोजन की कैटेगरी में आता है, और ये भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। हालांकि जो हमारे हेलोजन्स होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी भी होती है डबल बॉन्ड बनाने की भी, बट मोस्टली ये मेरे प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो हमें C2H5Cl का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो हम कार्बन, हमने सॉरी दो है ना, दो बना लिए। अब हर कार्बन का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 5 हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, 1 क्लोरीन अवेलेबल है। तो लेफ्ट वाले कार्बन पे अभी आपने देखा एक ही बॉन्ड बना है, तो इसका 4 बॉन्ड बनाने के लिए आप इससे चाहो तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। और राइट वाले के पास भी एक ही बॉन्ड बना है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। जोड़ दिए? नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है ही नहीं अपने पास। अब टोटल हमारे पास 5 हाइड्रोजन है, पांचों के पांचों यूज कर लिए, तो अभी भी इस कार्बन का एक बॉन्ड बचा है और हमारे पास एक Cl बचा, और Cl हमें याद है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे Cl लगा दिया हमने। अब अगर कोई मेरा बच्चा ऐसा सोच रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में हमने जब ऐसे बॉन्ड बनाया, तो अगर मैं क्लोरीन को लेफ्ट में लगा दूं तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, या आपने अगर मान लो ये स्ट्रक्चर भी बनाया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है मेरे बच्चे, अलग अलग नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली। बस हुआ क्या है, पहले मॉलिक्यूल ऐसे था, यानी उसका Cl आपने इस तरफ देख रहे थे, आपने क्या करा, मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली बीच से पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो घुमा देने से क्या होगा, Cl इधर आ गया। तो इससे कोई नया मॉलिक्यूल थोड़ी बन गया, ऐसा थोड़ी कि इस पेन को ऐसे घुमा देने से एक नया पेन आ गया मेरे पास, नहीं, ये तो बस देखने का तरीका अलग है, पॉइंट ऑफ विजुअलाइजेशन POV अलग है अपना, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू बस अलग है थोड़ा सा। अब देखो अगला हमें कंपाउंड बनाना है C2H6O। अब देखो एक और चीज आ गई, ऑक्सीजन भी आ गया मेरे प्यारे बच्चे। तो अब हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है, ऑक्सीजन भाई साहब क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाते हैं। अब या तो ये 2 सिंगल सिंगल बना सकता है, या एक ही एटम के साथ डबल बना सकता है। तो हम वो देखेंगे सिचुएशन में कि हमें सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट करना है या डबल बॉन्ड बना के करना है, बट हम आराम से करेंगे। सबसे पहले हमें कार्बन दे रखे हैं, कार्बन तो हम मोस्टली मान के चलेंगे सेल्फ लिंक ही होने वाले हैं, ठीक। अब हमारे पास कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, और इन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेफ्ट वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैंने 3 हाइड्रोजन दे दिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बन गए इस कार्बन के अगल बगल। ऐसे राइट वाले कार्बन के अगल बगल मैं 4 बॉन्ड बना ले जाऊंगा, तो यहां पर हमारे पास सारा का सारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी, और हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट हो गए। भाई हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी लाने के लिए एक बस सिंगल बॉन्ड बनाने की जरूरत है, जो उसने बना लिया। तो क्या ये हमारा स्ट्रक्चर सही है? आंसर है नहीं, ये स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में फॉर्मूले में यूज होने वाला ऑक्सीजन हमने अभी इस्तेमाल ही नहीं करा है, अभी हमें ये भी तो लाना है। तो अब कैसे लेकर आए? अब 2 तरीके हैं इस ऑक्सीजन को लाने के, या तो मेरे बच्चे मैं कार्बन का बॉन्ड बना दूं ऑक्सीजन के साथ। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो अभी ऐसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और बॉन्ड बनाना है, और अभी भी हमारे पास 6 में से 5 ही हाइड्रोजन यूज हुए हैं, अभी 1 हाइड्रोजन बचा है। तो आई कैन डू इज कि 1 हाइड्रोजन यहां लगा दे। तो देखो ऑक्सीजन ने अगल बगल 2 सिंगल बॉन्ड बना ली और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है तो ये बिल्कुल सही है, और ये स्ट्रक्चर एक खास तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, एथेनॉल एथिल एल्कोहल। इस OH के आने की वजह से कंपाउंड को बोलेंगे एल्कोहल। ये आपने क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग आगे बात करें, हम तो मेरी प्यारी जनता, यहां पर अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप देखो कैसे बनाओगे। एक और पॉसिबिलिटी है कि कार्बन कार्बन हमें अगल बगल दे रखे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ने के बजाय ऑक्सीजन से जोड़ दें। भाई ऑक्सीजन लेफ्ट वाले कार्बन से भी जुड़ जाए, राइट वाले कार्बन से भी जुड़ जाए, तो ये कार्बन डायरेक्टली खुद इंटरकनेक्ट होने की बजाय ऑक्सीजन के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ऐसा करने से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। अपने अगल बगल वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और एक ही एटम के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहां पे अपने अगल बगल वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब इस कार्बन के अगर हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, तो लेफ्ट वाले कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बनाना है, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। और जरूरी नहीं कि आप सारे बॉन्ड जब बनाओ तो 90 डिग्री के एंगल पर ही बनाओ, आप ऐसे भी रैंडमली बना सकते हो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो बस हमें ये बता रहा है कि कौन सा एटम कहां पर जुड़ा है। एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से निकलता है, तो वहां पर वो काम हमें करना पड़ेगा। ऐसे यहां पर ये हाइड्रोजन हमने 3 लगा दिए मेरे प्यारे बच्चों, आई एम प्रीटी श्योर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो क्या आ रहा है, ठीक है, ताकि ये तो पता चल जाए कि हमने कितना अंडरस्टैंड कर लिया चीजों को। चलो अच्छा, अब जब हम लोग ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं मेरे बच्चे,
तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो अलग अलग एटम्स जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, इनके बीच में कभी सिंगल बॉन्ड आता है, कभी डबल बॉन्ड आता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इन बॉन्ड्स के ना कुछ स्पेशल नाम होते हैं और ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छे से पढ़े। तो अगर कभी भी दो एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये दो ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। पर अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड दो एटम्स की लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पर अगर हमारे पास दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। कभी भी एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको काउंट करने हैं तो आराम से करिएगा। दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। ये भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में और केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में ये बात हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसीलिए ये बात मैंने बहुत आपको आराम से बताई है। हर बच्चे को ये बात जाननी है। मैं जान रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो सोच रहे होंगे बड़ी ट्रिवियल बात है। मैं फिर से आपको बता दूं, हमें सबका लेवल बराबर करना है, तभी तो असली कॉम्पिटिशन का मजा आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जब इस तरह से एटम्स आपस में, मेरे बच्चे, बॉन्डिंग करते हैं तो हमें पता है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऑर्बिटल्स, जिन एटम्स के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस एटम के, वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ये बात हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस हाइब्रिडाइजेशन को एक बार और रिकॉल करना है। वैसे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडेशन पढ़ी वो बहुत सारी पढ़ी है। sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d2, ठीक है, sp3d3 आ सकता है। आपको इतने नहीं पढ़ने यहां पर। सबसे कमाल की बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बस तीन हाइब्रिडेशन को पढ़ने की जरूरत है। एक है sp, एक sp2 और एक है sp3। आपका 99% काम इससे चल जाएगा। बाकी 1% के लिए केमिकल बॉन्डिंग पर कमांड करके रखना, क्योंकि हियर एंड देयर उसका यूज तो होता ही रहेगा। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस कार्बन के बारे में हम बात करते हैं, वो कार्बन जब बॉन्डिंग कर लेता है तो मोस्टली ये तीन टाइप के हाइब्रिडेशन शो करेगा, एक sp, एक sp2 और एक sp3। आपको याद होगा sp हाइब्रिडेशन में जो हमारा एटम होगा उसके दो ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये लीनियर शेप में अरेंज हो जाएंगे बॉन्ड करने के लिए। sp2 में हमारे ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो जाते हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स के अलाइनमेंट में चले जाते हैं। और sp3 में टेट्राहेड्रल शेप में ये ऑर्बिटल अरेंज हो जाते हैं। और किसी भी एटम को अगर इनके साथ बॉन्ड करना है तो इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर कभी भी एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके अराउंड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर बनती है। अगर हमारा मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके अराउंड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगी। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो टेट्राहेड्रल बनेगी। ये बात हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ी है मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को ये बात याद होगी, इसलिए मैंने बस क्विकली आपको रिवाइज कराया है। अब हमें यह सीखना है कि यार ये हाइब्रिडेशन और शेप निकालेंगे कैसे, अगर हमें मॉलिक्यूल का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर पता है। तो पहले उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे अपनी कहानी को बढ़ाएंगे। जैसे मान लो मैंने आपको एक मॉलिक्यूल बना के दिया मेरे बच्चे CH4। मैंने कहा CH4 में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इस कार्बन के अराउंड जो मॉलिक्यूल की शेप है वो शेप बताओ। मॉलिक्यूल की शेप का मतलब क्या है कि इस कार्बन से बाकी जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं वो स्पेस में कहां जुड़े हैं, किस शेप को ओरिएंट करके जुड़े हैं। तो देखो, हाइब्रिडेशन अगर पता चल गया तो शेप पता चल जाएगी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन अगर कार्बन का आया तो शेप टेट्राहेड्रल होगी, sp2 अगर आया तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, और अगर sp आया तो लीनियर होगी। अब ये निकालेंगे कैसे, तो उसको निकालने की कहानी ये है कुछ है मेरे बच्चे। कभी भी अगर किसी एटम के अगल बगल आपको बॉन्ड पता है और आपको उस एटम का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो आप उस एटम के अगल बगल जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट कर लो, उस एटम पर जो लोन पेयर है वो काउंट कर लो। तो अब देखो कार्बन अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो आप, इसलिए मैंने पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको पढ़ाए थे। भाई यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और चारों की चारों बॉन्डिंग में अगर लग गए तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो इन कार्बन महाशय के पास 4 सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हमने इस्तेमाल करे और लोन पेयर 0 हैं, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम L.P भी बोल सकते हैं। तो अब हम इनका सम निकालेंगे मेरे बच्चे। सम आया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। यहां पर सम आया मेरे बच्चे
4 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है और उसके अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का सम आ जाए, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन आता है मेरे बच्चे, वो हमेशा sp3 आएगा। मतलब देखो, s के ऊपर पावर अगर क्या लिखी है, 1 लिखी है, ऐसा मान सकते हैं, और p के ऊपर 3 लिखी है, तो ये जो हमारे ऑर्बिटल्स है इनके ऊपर लिखी हुई पावर का सम इलेक्ट्रॉन पेयर के सम के अगर बराबर आए तो यही हाइब्रिडेशन मैच करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। सुनना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आया है टोटल तो हाइब्रिडेशन sp3 रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आया है कार्बन का तो हाइब्रिडेशन sp2 रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं तो हाइब्रिडेशन sp रहेगा। अब इसमें मेरी हो सकता है कुछ जनता ये मिस कर जाए कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या चीज होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर दरअसल में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के सम को बोलते हैं मेरे बच्चे। इन दोनों को जोड़कर मेरी प्यारी जनता बनेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करने हैं, लोन पेयर भी काउंट करना है, तब आएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 आए तो हाइब्रिडेशन हमेशा उस एटम पर sp3 होगा, 3 आए तो sp2 होगा, 2 आए तो sp होगा। और जैसे ही आपको मेरे प्यारे बच्चों ये हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए तो आप इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, उसका शेप बता सकते हो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से शेप आएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या, एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा, एक राइट में, एक पीछे की तरफ लगा होगा, और एक इधर लगा होगा। ठीक है, यहां पर इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर दिया होगा। मतलब 3 एटम ऐसे होंगे, ये एक, मतलब मान लो मेरा हाथ कार्बन है तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक पीछे की तरफ और एक ऊपर होगा। इस शेप को बोलेंगे अपन मेरे बच्चे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आई होप मेरी जनता को ये बात पकड़ में आ रही है। ऐसे ही अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन आ गया तो आप बोलोगे उसे ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडेशन कब आएगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ रहे, यानी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का, अच्छा सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने, पाई नहीं करने होते। ठीक है, और अगर 2 आ गए तो sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। मान लो अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे दूं, उसका केमिकल फॉर्मूला मैं कुछ ऐसे लिख दूं, यहां पर मेरे पास एक्चुअल में 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन होंगे ना, सबका कुछ ना कुछ हाइब्रिडेशन होगा, किसी का sp3, किसी का sp2, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो आपको करना ये है कि इन पांचों कार्बन का हाइब्रिडेशन मेरे को बताना है। 1 का भी, 2 का भी, सबके अलग अलग आएंगे। मतलब हो सकता है भाई हाइब्रिडेशन तो 3 ही आ रहे ना, sp sp2 sp3, तो हो सकता है रिपीट हो, लेकिन इसका अलग रहेगा। ठीक है, इसका अलग आप बोलोगे, इसका अलग बोलोगे, इसका अलग बोलोगे, इसका अलग बोलोगे, इसका अलग बोलोगे। जो आ रहा है वो आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, अब मान लो अगर मैं फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना चाहता हूं, तो इधर एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा और 2 पाई, यानी इस कार्बन भाई साहब ने 2 सिग्मा बनाए, और अपने अगल बगल अगर 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो लोन पेयर 0 ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का सम 2 आ रहा है पहले कार्बन के लिए, और इलेक्ट्रॉन पेयर का सम अगर 2 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर जो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर का सम 2 के लिए हाइब्रिडेशन sp है, और sp हाइब्रिडेशन में जो ज्योमेट्री आती है वो लीनियर आएगी मेरे बच्चे। लीनियर का मतलब ये है कि ये कार्बन अगर बीच में है तो इसके बगल में एक हाइड्रोजन होगा और आगे ये कार्बन होगा, मतलब ऐसे जुड़े होंगे, लीनियर जुड़े होंगे, ये किसी और जगह नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता था कि इस कार्बन के इधर हाइड्रोजन हो और इधर कार्बन हो, ऐसे कोई और ज्योमेट्री नहीं हो सकती थी, लीनियर ही रहेंगे। ऐसे इस कार्बन के बारे में अगर बात करें तो इस कार्बन के भी अगल बगल भाई 2 बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर है, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन इसका भी sp ही आएगा। तो इसका मतलब है इस कार्बन के पीछे वाला कार्बन और आगे वाला कार्बन ये भी स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा इसके साथ। अब अगर इस कार्बन के साथ ये कार्बन स्ट्रेट लाइन में है और इस कार्बन के साथ ये स्ट्रेट लाइन में है, तो तीनों स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, बल्कि ये चारों एटम्स स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। तो देखो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए मॉलिक्यूल का नाम, उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री, उसके बॉन्ड का नेचर, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कौन सा बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पता होगी उतनी जल्दी आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कैसे एग्जीक्यूशन करना है। अब बस होता यह है कि कई बार इस इंफॉर्मेशन से बच्चे ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आलस बहुत भरा होता है। तो आपका आलस यहां पर सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, उसे ही निकालना है थोड़ा सा। आप इस बात के लिए हैबिचुअल हो जाओ या मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो
यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपको कलेक्ट करनी होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन से ज्यादा एग्जीक्यूशन करके आपको डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। बट फिलहाल आगे बात करें थर्ड वाले की, तो यहां सिग्मा बॉन्ड है, यहां सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो तीन सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गए तो हाइब्रिडेशन sp2 आ गया। sp2 के लिए जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो एक हाइड्रोजन है वो ऐसे मान लो इधर एक प्लेन में होगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऐसे ट्रायंगल प्लेन में आ जाएगा, ऐसे थोड़ा नीचे चला जाएगा। अभी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि आप हाइड्रोजन नीचे कर दो, कार्बन ऊपर कर दो, अलाउड है ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम इस कार्बन पे अगर बात करें तो इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर सेम रहेगा तो आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा। तो यहां पर भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो तीन सिग्मा होने की वजह से हाइब्रिडेशन sp2 आ गया। ये वाले कार्बन, तो यानी ये वाला कार्बन है फोर्थ, 1 2 3 4, तो फोर्थ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक पीछे है और एक आगे कार्बन है, तो इस पे एक हाइड्रोजन आपने लगा दिया इधर, और जो वाला कार्बन है आगे वाला वो यहां लगा दिया। इस कार्बन के अगल बगल 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। तो sp3 अगर आ गया तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक ऊपर, और एक आपने डाल, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन आपने इधर डाल दिया, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो सीधा सीधा हम बनाते हैं ऐसा होता नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने मेरे बच्चे काउंटिंग कर लिए तो मेसी ना रहे चीजें, इसके लिए मैं सारे बॉन्ड हटा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे अब कर तो आप लोगे, क्योंकि आपके लिए ये आसान है, इसलिए मैंने इनको हटाया ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना है। और मेरे प्यारे बच्चों ये sp2 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा हमारे मॉलिक्यूल का। इस चीज की आपको हैबिट डालने की, कैसे आप प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। आप एक बार ये पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके आ गया तो आपको सारे हाइब्रिडेशन पता होने चाहिए, बॉन्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। कहां पे सिग्मा बॉन्ड है, कहां पर पाई बॉन्ड है, उसके अगल बगल पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी आएगी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितना ज्यादा आप कंफर्टेबली इस बात को अंडरस्टैंड करोगे उतना हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होती जाएगी। अब आज के लेक्चर में मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, पहले आप इन बातों पे आराम से अंडरस्टैंड कर लो। अगले लेक्चर में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें और बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब रिप्रेजेंट करने बैठते हैं तो रिप्रेजेंट कितने तरीकों से करा जाता है। तो हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर एक मेथड होता है, हमारे पास एक कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, इसके भी बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा क्या नाम है अगली क्लास में, ताकि आप मिस मत करो, आपसे वो गलतियां ना हो, ठीक है। और फिर ऐसे ही हमारे पास बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर आएगा, इसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट आएगा एक वेज डैश डायग्राम। इन चारों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, पहले आप इन सब चीजों पे कमांड करो ताकि आप आराम से चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिए अपना। और भाई अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो मेरे मोटिवेशन के लिए भी आप एक काम करिए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लगातार ऐसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें देते, मतलब मुझे देते हो, मुझे पता चलता है कि हाँ भाई आप सीख रहे हो मेरे जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास।